हेमराज, इंटरव्यू के लिए समय देने के लिए धन्यवाद। पहले तो ये हम आपके बचपन से शुरू करेंगे कि अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए और आपकी कला में दिलचस्पी कब और कैसे शुरू हुई। बचपन मैं जहाँ तक भी देख पाता हूँ अपने मेमोरी में, तो मैं पेंटिंग करते हुए ही दिखाई पड़ता हूँ। मतलब कोई समय ऐसा नहीं है मेरी मेमोरी में जहाँ मैं पेंटिंग नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो 8 साल का हो, चाहे 9 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, जहाँ तक भी मेरी मेमोरी जाती है मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। और जब मैं 8वीं क्लास में था तो मैंने अपने पापा को बोल दिया था कि पापा मुझे आर्टिस्ट बनना है। उन्होंने कहा ठीक है आर्टिस्ट बनो। तो मैंने एक काम किया। मैंने क्या किया, वो हनुमान की पूजा करते थे मेरे पिताजी। मैंने हनुमान जी की फ़ोटो के ऊपर BFA लिख दिया। और जब भी वो पूजा करने के हाथ जोड़ते तो उनको वो BFA लिखा आता और वो सोचते थे कि भाई ये इसका 12th हो और मैं इसको कॉलेज ऑफ आर्ट में दाखिला दिलाऊँ। मतलब इतनी आपको वो थी कि बस आर्टिस्ट ही बनना है। हाँ, मेरे को अंदर था बचपन में भी। मैं वॉशरूम के अंदर कुछ पेपर, कैरोगेटेड पेपर, कुछ गत्ता और ऐसे कुछ चीज़ें बाथरूम में लेके जाता था। और जो बाथरूम की दीवार थी उनके ऊपर मैं पानी में भिगो भिगो के चिपकाता था। अच्छा। हाँ, और कई बार मुझे डांट पड़ती थी, भाई वो चौक हो गया, बंद हो गया पाइप। अब वो मेरे को चेक करते थे कहीं कुछ लेकर तो नहीं जा रहा वो वॉशरूम में। और वहाँ पर ले जाके मैं उन चीज़ों से वॉशरूम की दीवार पर म्यूरल बनाता था, गीला कर करके। मतलब बचपन से ही मेरे को बहुत ज़्यादा। आपका जन्म लखनऊ, मतलब कहाँ, दिल्ली में हुआ या मेरा जन्म तो दिल्ली में ही हुआ। दिल्ली में हुआ। और और आपके फादर क्या करते थे उन दिनों। मेरे पिताजी कस्टम ऑफिसर रिटायर हुए हैं। अच्छा अच्छा। वो कस्टम में थे। और घर में आपके भाई बहन कोई पेंटिंग में कोई और भी दिलचस्पी थी किसी नहीं, की। मेरा कोई और दूसरी फैमिली में मेरा कोई आर्टिस्ट नहीं है, मैं अकेला ही आर्टिस्ट हूँ। तो आपकी मदर ने आपको थोड़ा प्रेरणा दी आपके आर्ट में, किस तरह से आपको मेमोरी तो आपकी सही है कि बचपन की सारी पेंटिंग से जुड़ी हैं, लेकिन एक ऐसा होता है जैसे कभी किसी को देख के आपके मन में कोई चीज़ पैदा होती है, किसी की पेंटिंग देख के, किसी पेंटर को देख के, या घर में माँ को ही कई लोग अल्पना वगैरह बनाते हुए देखते हैं। आपकी कैसे दिलचस्पी शुरू हुई। असल में जो मेरी ननिहाल थी वो गांव यूपी में है। ये ननिहाल मेरी, कहाँ, कौन सा गांव है। ये बुलंदशहर अच्छा में अच्छा। गांव है, शेखपुर करके। हम्म, तो वहाँ पर जो घर था मेरी नानी का, वो मिट्टी का बना हुआ था। हम्म, और मेरे काफ़ी साल जब मैं छोटा था, 5 साल या 7 साल तक मेरा बचपन वहीं पे बीता। तो वहाँ पर वो लोग दीवार के ऊपर कुछ फोक आर्ट वगैरह बनाते थे। दीवार को लीपना, पेंट करना उनको, और गेरू से या और दूसरी चीज़ों से पेंटिंग करना। तो वो मेरे को अंदर तक चला गया, मुझे ऐसा लगता है। तो आपकी नानी करती थी या उनकी और घर के लोग करते थे दीवार पे पेंटिंग। नानी करती थी नानी मेरी करती मेरी थी। मम्मी भी वहीं पे करती थी अच्छा। और नानी भी करती थी। नानी की फिर हमारी मामी आ गई, वो भी पेंटिंग करती थी वहाँ पर। जो वो जो दीवार का जो इफ़ेक्ट है, लीप के थोड़ा मोटा कर देना उसको, वो आज तक मेरी पेंटिंग में है। एक टेक्सचर दीवार का लीप के, गोबर और मिट्टी के साथ, वो अभी भी मेरी पेंटिंग में आता है। तो वहाँ जब आप गांव में गर्मी की छुट्टियों में जाते थे, कब जाते थे। गर्मी की छुट्टियों में ज़्यादा। अच्छा, हर फिर गर्मी की छुट्टियों में हम लोग नानी के यहाँ जाते थे। एक दो दो महीने 2 रहते थे। महीने पूरा 2 महीने नानी के यहाँ मदर पर। के साथ जाते बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो उसका सबसे ज़्यादा आपको असर हुआ। हाँ जी। तो वहाँ गांव में और घरों में भी ऐसा होता था या आपके घर में ज़्यादा था। वो मुझे लगता है सभी घरों में वो लोग करते थे। हम्म, सभी लोग मतलब दीवार के बाहर भी और कमरे के अंदर तक वो पेंटिंग करते थे। जो उनका अनाज रखने की एक कोठड़ी होती थी वहाँ पर, हम्म, उसको भी बहुत डेकोरेट करते थे वो लोग। हम्म, मतलब आर्ट बिल्कुल चारों तरफ एकदम माहौल, बिल्कुल लगता था कि स्टूडियो है। हम्म। तो आप जो है मतलब वहाँ का कब तक जाते रहे लगातार,
मतलब किस एज तक? मुझे लग रहा है कि मैं 7th या 8th क्लास तक वहाँ पर जाता रहा। अच्छा। फिर 8th क्लास से मैंने यहाँ पर दिल्ली में मैं पढ़ता था, तो मेरे टीचर थे वहाँ पर आर्ट के, उनको मेरी आर्ट अच्छी लगती थी। उन्होंने ही मेरे को सजेस्ट किया कि आप BFA करो। तो जो टीचर आर्ट के थे वो कौन, क्या नाम था उनका? उनका नाम रणबीर सिंह था। और वो थे, तो मुझे लगता था कि वो अब मुझे मालूम चलता है कि वो शायद वो अप्लाइड आर्ट से बिलोंग करते थे, क्योंकि उनकी जो कैलीग्राफी वगैरह वो बहुत अच्छी करते थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हेमरा तेरी आर्ट अच्छी है, आप BFA करो। और फिर मैंने वही बात स्कूल पापा कौन बताई। था आपका जहाँ शुरू में पढ़ते थे आप? मेरा गवर्नमेंट स्कूल था, राजस्थान अच्छा, पार्क। तो वही ये टीचर थे? हाँ जी। तो इन्होंने आपको प्रेरित किया कि आप BFA का जो आप BFA किया करो। तो उन दिनों जैसे जाहिर है कि खैर जो नानी के गांव का जो माहौल होगा वहाँ तो कला आमतौर पे भारतीय गांव में रची बसी रहती है। औरतें तो घरों में करती हैं, कोई चाहे तीज त्योहार हो या कोई भी ओकेज़न हो। लेकिन वहाँ पर आपको जो मतलब उस बुलंदशहर की जो दुनिया है वो तो बिल्कुल अलग तरह की रही होगी। तो वहाँ पर किस तरह की आर्ट का वो कर होता था काम, मतलब फिगरेटिव में, मतलब धार्मिक चीज़ें होती थी या नहीं, क्या? धार्मिक चीज़ें नहीं थी कोई ऐसा। कोई देवी देवता वो लोग नहीं बनाते थे, ज़्यादातर डेकोरेटिव चीज़ होती थी, फूल पत्ते वगैरह। और किसी किसी जैसे होली त्योहार है या फिर कुछ और जैसे त्योहार है, वो दीवार पर छोटी सी पेंटिंग उसके लिए करते थे। धार्मिक ज़्यादा नहीं था, बस उनका घर को सजाने का काम ज़्यादा था। अच्छा, हम्म। तो एक तरह से वही आपका पहला स्टूडियो था? हाँ, मेरा पहला स्टूडियो। आप भी थोड़ा बहुत उसमें उस समय करते थे काम उसमें साथ भी में? मैं काम करता था। अच्छा। हाँ जी, उनके साथ मैं हेल्प कराता था और देखता था कि क्या हो रहा है, कैसे रंग बनाते हैं ये लोग और कैसे लीपते हैं उसको। उसमें गोबर और मिट्टी में मिला के वो पहले तैयारी होती थी उसकी। तो अब जो इतना सक्सेसफुल होने के बाद आर्ट में आप गांव कभी जाते हैं? गांव से नाता है? अब गांव में कुछ नहीं है हमारा। अच्छा। गांव में सब वहाँ से निकल के आ गए हैं। मेरे मामा भी और नाना नानी की डेथ हो गई, उसके बाद अब वहाँ पर तो कुछ कोई नहीं है। संपर्क अब नहीं अब है? संपर्क नहीं है। तो यहाँ आपने दिल्ली में, अच्छा चूँकि आपके फादर तो बिल्कुल दूसरी तरह के जॉब में थे, लेकिन उन्होंने जब आपने उनके हनुमान जी पर जो BFA लगा दिया तो वो देख के उसके बाद वो कुछ कहते थे कि अरे भाई कला कला की दुनिया में क्यों जा रहे हो? क्योंकि उस ज़माने में तो कला की दुनिया को कोई बहुत सक्सेसफुल शायद नहीं माना जाता था, आमतौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। हाँ, उस समय था क्योंकि इंजीनियर करो ये करो, लेकिन मेरे पापा थोड़े से डिफरेंट थे। एक बार तो मैंने बोला कि पापा मेरे को टेलरिंग का काम सीखना है। बहुत छोटा था जब मैं, तो उनका ठीक है दुकान में बैठ जाओ उन्होंने मेरे टेलर की दुकान में बैठा दिया कि चलो टेलर का काम सीखो। फिर वो मेरे को पसंद नहीं आया, बोले नहीं पापा मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा किस करता। एज में आपको ये लगा टेलरिंग के काम में? ये शायद 7, 8 या 10 साल की एज का करीब अच्छा, होगा। उन्होंने सच में बैठा दिया? हाँ वो तो ऐसे थे कि जो मैं बोलूँ ना वो तैयार थे करने के लिए। अगर मैं बोलता ना कि मुझे चोर बनना है तो बोलते हाँ ठीक है चोर बन गनीमत है आपने ये नहीं कहा। हाँ, वो जो बोल मैं करता था वो मेरे पीछे साथ देते थे मेरा। तो वो टेलरिंग का जॉब आपने कौन से एरिया में टेलर के साथ बैठा टेलर हमारे घर में एक दुकान थी जो अच्छा। हमने एक टेलर को किराए पे दे रखी थी। दिया? अच्छा अच्छा। हाँ, उसको देख के अच्छा, मुझे आप लगा उसको देखते होंगे काम करते हुए। हाँ भाई ये तो बड़ा बढ़िया काम है, इसमें बुकरम बनानी ये और कौन फिर सा इलाका था दिल्ली का? खुरेजी। अच्छा। इस दिल्ली में गांव है, पहले गांव में ज़्यादा थे तो खुरेजी गांव है वहाँ वहीं पर। पर आपका बचपन? हाँ, वहीं पे मेरा पेरेंटल हाउस तो है। टेलर मास्टर के ने कुछ आपको प्रेरित किया कि आगे और? टेलर मास्टर क्या था, वो बहुत स्लो प्रोसेस है उनका सिखाने का ना। किसी को रखेंगे तो ऐसे नहीं कि 2-4 महीने में सिखा देंगे। वो पहले काज कराएंगे, काज करना सीखो। मतलब मैं उसी में लगाए रखा उन्होंने 2 महीने तक, तो उसमें अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया। तो उन्होंने आपको इनकरेज नहीं किया? हाँ, इनकरेज नहीं किया। अच्छा। सर लंबा प्रोसेस है उनका बड़ा सिखाने का ना। तो यानी फादर को ये नहीं था कि भाई पर्टिकुलर प्रोफेशन में ही डालना है? नहीं, कोई जोर नहीं था घर वो से? मेरे ऊपर बिल्कुल मेरे से घर में दिखते थे। हाँ, आपके भाई बहनों में क्या नंबर है? मैं बीच में हूँ। 2। अच्छा। हाँ, 2। एक भाई बड़ा है, एक बहन बड़ी है। एक छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। मैं तो बीच आप में बीच में? बीच में। बीच वाला थोड़ा सा फ्री हो जाता है। हाँ आमतौर पे घरों में मैंने देखा है। बिल्कुल। तो आप
कॉलेज में आपने दाखिला मतलब सीधे ही मिल गया आपको? हाँ, या फिर कॉलेज कोई में दिक्कत दाखिला, नहीं हुई? पापा मेरे को हाथ पकड़ के ले गए, चलो भाई कॉलेज में चल, और फॉर्म उन्होंने भरवाया। ये किस साल की बात है? ये 87। 87 में आपने दाखिला लिया? हाँ, 87 में मैंने दाखिला लिया, और पहली अटैम्प्ट में मेरे को एडमिशन मिल गया था वहाँ पर। तो उन दिनों आप पेंटिंग वगैरह कैनवस वगैरह पे करने लगे थे कुछ कैसे नहीं, अभी नहीं? उस समय पोस्टर कलर से मैं पेंटिंग करता था, थोड़ा सा ट्रेडिशनल टाइप की पेंटिंग थी मेरी, थोड़ी नंदलाल बोस जैसी पेंटिंग, तब वो मैं करता था। तो उसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? नंदलाल बोस की पेंटिंग देखी थी आपने नहीं, या? वो प्रेरणा मेरे को अपने टीचर से मिली। वो, अच्छा। हाँ, जो 8th क्लास में टीचर थे वो अलग टीचर थे, फिर 12th में मेरे पास फाइन आर्ट थी। वो टीचर काफ़ी मतलब उनका नाम भगवान दास है, और वो करते थे नंदलाल बोस जैसी पेंटिंग, पुरानी वॉस पेंटिंग की तरह। वॉस नहीं करते थे, तो वो नंदलाल बोस जैसी पेंटिंग लगती थी, और उनका उस असर मेरे जमाने में ऊपर आपको आया। अर्जी हाँ, हुआ। तो कॉलेज में आप गए तो 87 में, तो आपको सबसे अधिक किस टीचर ने प्रभावित किया? वहाँ पर जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे साथ में जो और दूसरे स्टूडेंट थे वो काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे थे, मतलब मैं उनके सामने थोड़ा सा अपने आप को लगता था कि मुझे कम आता है। अच्छा। वहाँ पर जो टीचर थे, विजय मोहन साहब वहाँ पर टीचर थे, तो मेरे डायरेक्ट टीचर थे मिस्टर राजेश मेहरा टीचर थे, डीबी राय चौधरी थे, या डी के राय चौधरी थे। टीचर बहुत अच्छे थे, पर जब सबसे ज़्यादा मेरे को इंस्पायर किया विजय मोहन साहब ने और मिस्टर राजेश मेहरा ने, मिस्टर राजेश सर ने। हाँ, तो वो नहीं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बहुत से सीनियर लोग भी कहते हैं कि राजेश मेहरा ने उनको प्रभावित किया, क्योंकि इवन रामेश्वर भुल्टा जैसे सीनियर पेंटर ने भी कहा कि उनको राजेश मेहरा की टीचिंग पसंद थी। और जया झरड़िया भी एक बार मुझसे कह रहे थे। तो आपको क्या उनकी खासियत लगती थी? उस समय तो काफ़ी सीनियर थे जब आपने लिया था, तो वो तो कॉलेज के बड़े पुराने टीचर हो गए थे। मतलब ऐसा था कि वो उनकी टीचिंग एक बुकिश टीचिंग नहीं थी, मतलब किताब से वो नहीं पढ़ाते थे, किताब का उनको बिल्कुल भी एक शब्द भी वो किताब का नहीं बोलते थे। जो था उनका अपना एक्सपीरियंस, मतलब वो पेंटिंग बनाते वक्त उनको क्या लगा, क्या हुआ पेंटिंग बनाते वक्त उनके साथ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे बच्चों से। तो कुछ बातें हम जब सुनते थे तो तब कई बातें हमारी समझ में भी नहीं आई थी जो अब आ रही हैं समझ में, मतलब उस लेवल तक पहुंचना अब हम पहुंचे हैं, लेकिन उस समय भी हम कोशिश करते थे कि वो कैसे हो सकता है। वो अपना एक्सपीरियंस हमें सुनाते थे, जबकि ऐसे टीचर दूसरे टीचर कम थे, वो लोग सिर्फ गाइड करते थे हम लोगों को, अपना एक्सपीरियंस कम बताते थे, गाइड ज़्यादा करते थे। तो राजेश मेहरा से तो आपकी मुलाकात अभी भी करते ही अभी भी जाते रहते हैं आप राजमेर उनके साहब से मैं अभी भी मिलता यहाँ? हूँ। तो उनसे अभी भी कला संवाद जारी रहता है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे स्टूडियो में आते हैं, मैं भी मिलने चले आता हूँ। तो उनकी क्या राय है आपकी पेंटिंग के बारे में? अब तो आप एक वरिष्ठ पेंटर हैं। असल में क्या है कि अभी भी वो मेरे को बिल्कुल वही समझते हैं जो कॉलेज का स्टूडेंट था। अच्छा है, वाकई में अच्छा है। हाँ, इसलिए वो एकदम खुल के तारीफ नहीं करते हैं मेरे काम की, अभी भी नहीं करते हैं कि ऐसे नहीं बोलेंगे वाह हमारा कमाल कर दिया, ऐसा कर नहीं बोलते हैं, बोलते ठीक है अच्छा। नहीं, वो तो ठीक है, बहुत ज़्यादा। हाँ, एक बार मेरा जब मैं सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, तो मेरा न्यूज़पेपर में नाम आया, कहीं पे शो था, वहाँ पे न्यूज़पेपर में नाम आया, मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने अपने पूरे घर में दिखाई, दोस्तों को दिखाया वो अखबार मैंने। फिर मैं राजेश मेहरा सर के पास ले गया, वो रूम में बैठे हुए थे अपने, मैंने कहा सर मेरा नाम ना अखबार में आया, ज़रा देखिएगा ज़रा। उन्होंने अखबार लिया, देखा, फिर मुझे तब मुँह फेस करके बोलते हैं अरे भाई कि तो क्या हो गया, क्या करूँ मैं? ऐसे बोले, नाम है तो मैं क्या करूँ? मतलब वो अप्रिशिएट बड़े कब करना है, कैसे करना है, बड़ा ढंग से करते हैं। और विजय मोहन जी इनका क्या टीचिंग मेथड था? विजय मोहन साहब का भी बहुत अच्छा टीचिंग मेथड था उनका। उनका क्या था कि वो पर्सनल ही स्टूडेंट की केयर करते थे, एक एक स्टूडेंट को जाकर वो जाता था, वो लाइव ड्राइंग हमें सिखाते थे, लाइव ड्राइंग और पोर्ट्रेट, मतलब एक एक स्टूडेंट के पीछे बैठ के, डोंकी पे बैठ के और उसको बताना एक एक चीज़, बहुत अच्छा उनका मेथड था। और जो टेक्निक्स हैं पोर्ट्रेट की और लाइव ड्राइंग की, वो मुझे नहीं लगता किसी इंडिया में किसी और दूसरे टीचर के पास है। अच्छा। हाँ,
तो मतलब आप जैसा आप बता रहे थे कि शुरू में आप नंदलाल उस टाइप की पेंटिंग करते थे जब एडमिशन के टाइम, आपको अपना रास्ता जो आपका, तो बेसिकली जो पेंटिंग जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं वो एक तरह का एब्स्ट्रैक्शन की दुनिया है, लेकिन आप फिगरेटिव से एब्स्ट्रैक्शन में कब और क्यों आए? असल में जब मैं फिगरेटिव भी नहीं कर रहा था, मतलब बचपन से ही मुझे था एब्स्ट्रैक्ट करने का। वो जो मैंने बाथरूम में मैंने आपके बाथरूम जैसे बताया था, हाँ बाथरूम में सिर्फ वो तो अलूल, एब्स्ट्रैक्ट वाली हाँ होती है। अलूल जो जलूल काम, मतलब वो पेपर चिपकाया दीवारों पर और उसको देखा, वह निकाल दिया, फिर थोड़ा देखा, ओके बस सूख जाता था। तो मतलब वहाँ से मेरे को एब्स्ट्रैक्ट ही नज़र आ रहा था, लेकिन फिर स्टडी करने के चक्कर में मैंने फिगरेटिव सीखा। स्टडी कैसे करें, सब ये ह्यूमन स्टडी ये सब सीखा, तो मैंने फिगरेटिव भी काफ़ी किया। और फिगरेटिव में मेरी पोर्ट्रेट में मेरी मास्टरी हो गई थी मेरी पोर्ट्रेट में। और एनुअल शो में भी मेरे 2-3 पोर्ट्रेट लगे थे, काफ़ी अच्छा कॉलेज पोर्ट्रेट में था जैसे मेरा। आप आए होंगे तो जाहिर है कि वहाँ आपको तब कुछ जाने माने इंडियन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट का काम देखा होगा या सुना होगा या किताबों में देखा होगा, विदेश के कलाकारों को देखा होगा, तो किन कलाकारों से आप उन दोनों पहले शुरू में आकर्षित हुए? हाँ, शुरू में जब मैं 4th ईयर में था तो मैं कुलकर्णी साहब के काम देखता था, और फिर गायतवाड़े साहब के काम देखे मैंने, खोलते साहब के काम देखे। इनके काम मेरे को बहुत पसंद थे। गायतोंडे के काम कहाँ आपने कोई एग्जीबिशन वगैरह में देखे? आर्ट हेरिटेज में उनका शो लगा था, और मॉडर्न आर्ट गैलरी में भी काफ़ी सारे काम उनके डिस्प्ले रहते थे। उनका काम मुझे बहुत पसंद है अभी भी। तो और गायतोंडे के काम में क्या आपको खासियत लगती? मतलब उनके काम में खासियत है कि एक अपने आप पेंटिंग बनना, मतलब इतनी सहज पेंटिंग है, जैसे कि हम जैसे आप चाय पीना कितना आसान लगता है, चाय पिए, वैसे ही उनके लिए पेंटिंग करना ऐसा ही है, बिल्कुल सहज। बस पेंटिंग रखी कैमरा से और बन गई। वो सहजता मुझे उनके काम में बहुत पसंद है। और उनके काम में एक और ख़ासियत है कि चाइनीज़ पेंटिंग्स में एक चीज़ होती है कि उसमें नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। उनका कहना है कि नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है संसार में या ब्रह्मांड में, पॉजिटिव स्पेस तो सिर्फ ये ग्रह हैं, बाकी सब नेगेटिव स्पेस है। उनकी चाइनीज़ पेंटिंग्स में भी नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है। और ऐसे ही गायतवाड़े साहब की बहुत सारी पेंटिंग्स में हैं जिनमें नेगेटिव स्पेस बहुत ज़्यादा है। फोन कहीं कहीं पे दिखाई पड़ती हैं और खाली स्पेस बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मुझे पसंद है। और ये केएस कुलकर्णी में क्या आपको खास बात लगती थी? केएस कुलकर्णी साहब की जो कॉम्पोजिशन है उनका मुकाबला नहीं है। मतलब कॉम्पोजिशन इतना स्टिक एकदम एक मतलब पेंटिंग के अंदर से या उनकी ड्राइंग के अंदर से भी आप एक चीज़ ना डाल सकते हैं और ना निकाल सकते हैं, इतनी कॉम्पैक्ट उनकी पेंटिंग है। और वही पेंटिंग मेरे को लगती है कि ना कोई चीज़ निकाली जाए उसमें से, ना कोई चीज़ डाली जाए, तो कॉम्पोजिशन बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुलकर्णी साहब तो उन दोनों कलाकारों वगैरह से मिलते रहते थे, तो आप जाते थे उनके पास? मैं कभी नहीं गया, मैंने सिर्फ उनकी बुक में और पेंटिंग देखी हैं। तो मिले कभी नहीं उनसे? मैं मिल नहीं पाया कभी उनसे। अच्छा। और इसके अलावा आपको कोई फिगरेटिव दुनिया का आर्टिस्ट भी पसंद था? फिगरेटिव में मेरे को मिस्टर जयझोटिया सर बहुत काम हाँ, उनका काम मतलब ड्राइंग में और फिगर को डेवलप करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जब आपने जब कॉलेज में आ गए होंगे तो जाहिर है कि वेस्टर्न एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट भी आपने देखना शुरू किया होगा किताबों में, तो उसमें कौन कोई अट्रैक्ट करता था? मुझे उस समय कैंडेंस्की, मीरो, पॉल क्ली ये लोग पसंद थे। मैंने कैंडेंस्की को कॉपी भी किया पहले, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, शायद 4th ईयर में था, तो मैंने कैंडेंस्की को कॉपी करके देखा कि असल में है क्या। तो मुझे पसंद थे तीनों आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा। और मीरो में क्या खासियत लगती थी आपको? मीरो में जो खासियत है वो मतलब उनके कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैंने अभी उनका एक बहुत बड़ा शो पेरिस में देखा था, बहुत बड़ा रेट्रोस्पेक्टिव, तो उनका जो कलर का वो जो फीलिंग है वो बहुत ज़बरदस्त है।
कलर्स तो हैं ही, उनके साथ में जो लाइन है और जो फॉर्म्स की सिंप्लिसिटी है वो कमाल की है। स्पेस को डिवाइड करना, टोन्स को मेंटेन करना बहुत कम, उनकी जो कलर पैलेट है बहुत छोटी है। मतलब 5 6 कलर होंगे मुश्किल से जिनमें वो पेंटिंग करते हैं, उन्हीं का ही रिपीटेशन बार बार दिखाई पड़ता है। मतलब लिमिटेड चीज़ों से पेंटिंग, वो कमाल की बात है। तो आपने फिर यहाँ पर कॉलेज में आपको अपना रास्ता दिखना शुरू किया चौथी पाँचवें साल में, मतलब, या आपने बीएफए के बाद एमएफए भी किया? फिर मैंने एमएफए किया बीएफए के बाद। अच्छा, तो आपको अपना रास्ता, जिसे कहते हैं ना, जब कलाकार को लगता है कि मेरी लाइन ये है, मेरी दुनिया ये है, तो किस साल ऐसा महसूस हुआ पढ़ते हुए? असल में बीएफए फाइनल तक मुझे लगने लगा था पेंटिंग्स मेरी बहुत अच्छी स्टेज पर आ गई थी। मैंने मतलब बहुत अप्रिसिएशन मेरे को मिलती थी। मैं एब्स्ट्रैक्ट करने लग गया था बीएफए 4th ईयर में ही। मैं बर्ड कैनवस पे काम करते हाँ, थे? कैनवस पे काम करता था। और उन दिनों आप कैसे, मतलब ऑयल, एक्रिलिक, क्या ऑयल करता था। ऑयल करते थे? बर्ड और एनिमल्स मेरी पेंटिंग्स में थे। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स में बहुत, मतलब बहुत सिंपल फॉर्म्स में थे, वो एब्स्ट्रैक्ट दिखाई पड़ती थी, उनके अंदर बर्ड और एनिमल थे। और 2 पेंटिंग मेरी कॉलेज ने भी उस समय खरीदी थी बीएफए में। फिर थी कॉलेज ने खरीदी थी। अच्छा। और मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मतलब बेस्ट स्टूडेंट के लिए कॉलेज में मिला था बीएफए में। जब आपको ये रवि जैन का प्राइज मिला था, तो ये किस साल की बात है? ये 1993। और तब मैं एमएफए फाइनल ईयर में था। अच्छा, तब ये आप स्टूडेंट ही थे? तब स्टूडेंट था मैं। ये पहला शायद था ये हाँ, इनका रवि जैन मेमोरियल पहला था उनका शो। तो उसमें आपने, मतलब एमएफए के दिनों में ही आपको ये प्राइज मिल गया था? एमएफए के दिनों में ही प्राइज मिल गया था। उस समय उसमें एक थी, उसमें कुछ कि 25 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने तो अप्लाई कर दिया था। और मेरे को तो प्राइज़ भी मिल गया। अब तो शायद 35 है वो शायद। मैंने तो अप्लाई कर दिया, प्राइज़ ही मिला। कुछ आर्टिस्ट ने ऑब्जेक्शन में उठाया कि भाई तो 25 साल का है नहीं, और आपने इसको प्राइज़ दे दिया। तो मतलब 25 मिनिमम थी उसमें? मिनिमम था उसमें। अच्छा, तो आप अभी 25 के हुए नहीं थे? हाँ, तब 25 का था नहीं मैं। तो मतलब आपकी टैलेंट ऐसी थी कि जूरी को लगा हमको। लगा। तो जूरी का कोई सदस्य याद है आपको, कौन था जो उस समय आपको जब प्राइज मिला? जूरी में लतिका कट शायद थी। अच्छा, और अच्छा। तो खैर, केशव मलिक साहब थे। केशव मलिक थे। और ये आपको, जैसे आपकी पेंटिंग कॉलेज ने खरीदी, और तब तो भी कला बाजार इतना ज़्यादा भारत में सक्रिय नहीं था, मतलब जो बाद में हुआ, तो उस वक्त आपको ये लगा कि अब मैं कभी ये भी सोचा आपने कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगा, मतलब, या आपने तो टीचिंग की दुनिया चुनी, तो कभी ऐसा भी इरादा हुआ आपका कि फ्रीलांसिंग करूँ? नहीं, फ्रीलांसिंग का मुझे असल में पता ही नहीं लगा। कॉलेज से मैं निकला, मेरे को जॉब मिल गई थी। जॉब कहाँ मिली? गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, तो तब से आप वहीं हैं? तब से वही हूँ। तो मुझे फ्रीलांसिंग क्या चीज़ होती है मुझे नहीं पता। और मुझे लगता भी था कि भाई मेरी जो आर्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, उसमें शायद सेल हो या ना हो, क्या मालूम चलता है। लेकिन कभी भी मेरे को सेल की कोई दिक्कत नहीं आई। कंटिन्यू मेरा काम लोगों ने पसंद किया, ख़रीदा, चाहे मैं कॉलेज में था तब से ही। तो आप जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपका अपना एज ए टीचर आपका क्या अनुभव है, क्योंकि इतने साल से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो एक तरफ तो आपके अपने अनुभव थे, और अब आप एक दूसरी तरफ हैं, और अब तो शायद आपको पढ़ाते हुए भी कम से कम 25 साल हो गए होंगे। 22 साल में पढ़ाते हुए 22 साल हो गए हैं। तो इस 22 सालों में आपने बच्चों को पढ़ाते हुए क्या सीखा? आपने खुद क्या सीखा? मतलब उन्होंने जो सीखा तो सीखा। अब यही है, एक तो मैं रेगुलर रहता हूँ एक काम में। मतलब सुबह 8 बजे से मैं आर्ट करना शुरू कर देता हूँ। जब दूसरे आर्टिस्ट मुझे लगता है कि सो के भी नहीं उठते तब मैं आर्ट करना शुरू कर देता हूँ। मतलब आर्टिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो हज़ारों प्रॉब्लम लेके आते हैं, रोज़ नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपने पेंटिंग्स में। मुझे मालूम चलता है कि भाई ये एक नई प्रॉब्लम लेके आया, उनको मैं सोल्व करता हूँ। तो मेरी बहुत एक्सरसाइज कंटिन्यू होती रहती है।
अब कॉम्पिटिशन के मामले में मतलब बहुत बढ़िया एक्सरसाइज स्टूडेंट को सिखाने में और कोई नहीं है। आप कॉम्पिटिशन में मास्टर हो जाते हो बच्चों को सिखाते क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आते रहते हैं। चाहे ये देखो जो कैसे बनाया है, उनको तो बच्चों को पता नहीं लगता। आपके बच्चे जो हैं किस क्लासेस के होते हैं जनरली? मेरे बच्चे छोटे बच्चे हैं, 6 से 8 क्लास तक, मिडिल। अच्छा। हाँ, तो छोटे बच्चे होते हैं। उनसे आप एक तरह से ये कंपोजिशन के जो उनकी समस्याओं को सुलझाते हुए एक आपको भी मतलब नए ढंग से सोचने का मौका मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल। और अब जैसे आपको लगता है कि जैसे कला बाजार तो बाद में बना है, तो कला बाजार जब बन गया तो बहुत से लोगों ने टीचिंग छोड़ दी थी। जैसे दिल्ली में मैंने देखा कि लोगों को लगा कि इतना टाइम हम टीचिंग में देते हैं, इतनी तनख्वाह तो मिलती नहीं है, तो अगर पूरा टाइम दे, हालांकि उन्होंने जब कला बाजार नीचे आ गया तो कईयों को लगा कि बेकार टीचिंग छोड़ दी हमने, और कई लोगों ने तो अपने जॉब सुरक्षित रखे हुए थे, लेकिन कई लोगों ने छोड़ ही दिया था। तो आपको उस वक्त कला बाजार यानी 2005-07 में जब ऊंचाई पे आ गया तो आपको मन हुआ कि मैं टीचिंग छोड़ दूं? नहीं, ऐसा मेरा मन कभी नहीं हुआ, क्योंकि टीचिंग मेरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचिंग मेरा टूल्स है। जैसे मेरा ब्रश है वैसे मेरी टीचिंग एक टूल्स है। एक टूल वो भी है। हाँ, एक टूल वो भी है। मैं उसको अपनी आर्ट के अंदर उसका इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं छोड़ नहीं सकता उसको। अच्छा। हाँ, तो यानी आपने ये नहीं देखा कि मेरे पास टाइम ज़्यादा मिलेगा? नहीं, टाइम से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम मेरे पास काफ़ी है, क्योंकि मैं वहाँ भी आर्ट करता हूँ, वो मेरी आर्ट का हिस्सा है। और उसके बाद मैं अपने स्टूडियो में आता हूँ, वहाँ पर पेंटिंग करता हूँ। तो मेरे को लगा नहीं, जो इन लोगों ने छोड़ा होगा उनको लग रहा होगा कि वो मजबूरी में टीचिंग कर रहे हैं, उनके लिए टीचिंग नहीं बना है, लेकिन मेरे लिए टीचिंग एक टूल्स है। आपको ये जैसे कुछ लोग एक्रेलिक और ऑयल कलर के कंट्रोवर्सी भी एक ज़माने में रहती थी कि भाई जैसे मंजीत बाबा बड़े थे कि एक्रेलिक कलर को लेकर बड़े श्योर नहीं रहते थे, उनको लगता था कि लेकिन सूजा जैसे पेंटर भी थे जो पूरी तरह से एक्रेलिक रंगों के इस्तेमाल में विश्वास करते थे। खुद आप उस ज़माने में जैसे काम करते थे और आज अब तक कर रहे हैं, तो आप क्या आपने सीखा टेक्निक को लेके या माध्यम को लेके? क्या आपको क्या सूट करता है? मतलब मैंने भी एक्रेलिक करने की कोशिश की। तो एक्रेलिक में एक नेगेटिव चीज़ है कि जो कलर आप लगाओगे सूखने के बाद वो टोन नहीं रहती, वो चेंज होता है कलर। मतलब 10-15 डिग्री वो आगे पीछे होता है, लाइट हो जाएगा। और मेरी पेंटिंग बहुत ही स्पॉन्टेनियस पेंटिंग है, उसमें रेड लगाया तो वो रेड वहीं पे रुकना चाहिए कि वो उस स्पॉन्टेनिटी में वो रेड ही रहना है, उसी टोन में रहना है। लेकिन एक्रिलिक में वो चेंज होता है, फिर वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता। चेंज हो गया तो मतलब मेरी पेंटिंग निकल गई। मेरी पेंटिंग कॉम्बिनेशन इतनी टाइट है कि उसमें एक टोन भी अगर ऊपर नीचे हो जाए तो मेरी पेंटिंग खत्म हो जाएगी। तो आपको मतलब एक्रेलिक ज़्यादा सूट नहीं करता इसी वजह से, क्योंकि वो चेंज होता है रंग उसका, वो वहाँ पर टिकता नहीं है। गीला होने पर कुछ और, जैसे सफ़ेदी दीवार के ऊपर लगाओ तो सफ़ेदी गीले में तो कुछ और दिखती है, सूखने पे कुछ और दिखती है। जैसे दीवार के पेंट करते हैं वो ऐसा ही पेंट है। और जो एक्रिलिक है इसकी लाइफ भी मुझे लगता है कम है, क्योंकि ये कलर जो है एक्रिलिक श्रिंक होता है, सूखने पर थोड़ा सा सिकुड़ता है और सिकुड़ने पर वो कैनवस को छोड़ देगा। ये प्लास्टिक मीडियम है, जैसा आप जो प्लास्टिक पॉलीथीन आती हैं उनको दबा के रख दो, कहीं पर भी छिपा के भी रख दोगे तो कुछ समय बाद वो क्रैक हो जाती है, अपना आप भी एकदम टुकड़ों में से डिवाइड हो जाएगी। तो एक्रिलिक मुझे लगता है कि एक बहुत ही टेम्परेरी मीडियम मुझे फील होता है। आप पेंटिंग जो बनाते हैं उसमें एक्रिलिक का इस्तेमाल नहीं, साथ में भी नहीं करते? नहीं, साथ में भी नहीं करता। मैं एक्रिलिक बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करता, ना शुरू में ना बाद में। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कलर जितनी भी लेयर्स हैं सारी ऑयल की होती हैं। अच्छा, कई लोग मैंने मिक्स भी कर लेते हैं टेक्निक को। बहुत से लोगों को लगता है कि शायद उसमें चूँकि जल्दी जल्दी काम हो जाता है, इसमें मौसम के हिसाब से कई बार वेट करना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी हाईली टेक्निक सब डेवलप है। मैं उतनी ही तेज़ी से काम करता हूँ जितनी तेज़ से एक्रिलिक वाले लोग करते हैं। अच्छा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तेज़ी से काम होता है, ऐसे नहीं है। मैं उतनी तेज़ी से काम करता हूँ जितना एक्रिलिक पेंट से होता है, ऑयल से भी। तो शुरू में तो खैर आप जो ऑयल में भी जो इंडियन पेंट इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अब आपको अच्छी क्वालिटी के बाहर के हाँ, अब तो कलर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, इंडिया में आ रहे हैं। LB आ रहा है, विंसेंट न्यूटन आ रहा है, कैमलिन भी उनके मुकाबले कम नहीं है।
मतलब इंडियन जो कलर है वो भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मिक्स कलर इस्तेमाल करता हूँ, इंडियन भी और बाहर के कलर भी, दोनों को मिक्स करके जो शेड उसमें अच्छी है उसका इस्तेमाल करता हूँ, जो कलर इंडियन में अच्छी है वो ऐसे मैं इस्तेमाल तो करता हूँ। आपने जब पेंटिंग आप करते हैं तो शुरू करने से पहले आप कुछ स्केचिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, या उसको अलग, आप कई लोग कहते हैं कि एक स्केच बुक में अलग काम करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग का बेस बनाते हैं स्केच बुक में, नहीं, इवन मेरे एब्स्ट्रैक्ट। साथ तो बिल्कुल जो मेरी स्केच बुक है या पेपर वर्क है या स्केच है वो अलग अलग है, है। उसका मेरी दूसरी पेंटिंग पेंटिंग से से कोई कुछ मतलब लेना देना तो होता है, लेकिन क्योंकि सीरीज में काम चल रहा होता है डायरेक्ट नहीं है तो होता। डायरेक्ट नहीं कि वहाँ से मैं उसको इलाज करता हूँ। इलाजमेंट नहीं है मेरी पेंटिंग, वो अलग एक पेंटिंग है या ड्राइंग है, उसका अलग एक वर्चस्व है और मेरी पेंटिंग का अलग है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, मैं उसको इलाज नहीं करता अपनी पेंटिंग में। तो आप काम जैसे आप, चूंकि आपके स्टूडियो में मैं देख रहा हूँ हर साइज़ के कैनवस हैं, बड़े बड़े भी हैं, और हम्म अक्सर आप बड़ों में काम करते हैं। हम्म तो आप जब ये कैसे तय करते हैं कि मुझे क्या साइज़ पे काम करना चाहिए, मूड किस तरह से बनता है? ये मैं अपने स्टूडियो में सभी तरह के कैनवस में, खाली कैनवस, ब्लैंक कैनवस रखता हूँ। जैसे कि कभी कभी होता है कि भैया आज थोड़ा सा भूख ज़्यादा लगी है तो थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं ऐसे ही होता है, और ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं होता कि भाई बड़ा, बस ऐसे ही होता है कि जैसे आज कुछ मतलब भूख लगी है तो भैया आज कुछ ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर बड़े कैनवस में काम करते हैं। थोड़ा लगता है चलो छोटे छोटे आज थोड़ा सा करते ही हैं, करने के लिए करते हैं, तो छोटे से छोटे काम में होते हैं। ज़्यादा आप कंफर्टेबल किस में बड़े रहते कामों पे हैं, मैं बड़े रहता काम हूँ, में? मैं ज़्यादातर बड़े काम मेरे को पसंद है। क्योंकि मैंने देखा कि अमेरिकन आर्टिस्ट जो एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े कैनवासों में ही काम करना पसंद करते थे, जबकि इंडिया में शायद इतना मटेरियल और कैनवस हर कोई आर्टिस्ट अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। वो एक भी बात कारण है, ये भी हाँ, हो लेकिन सकता मैं है। अफोर्ड कर सकता हूँ। हम्म। काफ़ी बड़े बड़े काम मैंने किए तो हैं। उसमें आप जब काम शुरू करते हैं तो आप जैसे कई लोग म्यूजिक सुनते हैं साथ में, कुछ लोग कुमार गंधर्व सुन के पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग को डिस्टर्ब करती है, आप क्या क्या तरीका है आपका काम करने का, म्यूजिक व्यूजिक लगाते हैं साथ में? हाँ, मैं म्यूज़िक, मेरा सिस्टम है, म्यूज़िक सिस्टम। पेंटिंग्स करते करते वक्त निरंतर म्यूज़िक बजता रहता है। मैं कव्वालियाँ सुनता हूँ। अच्छा, हाँ, किसकी कव्वाली। किसकी कव्वाली पसंद है? कव्वाली हैं, नुसरत फ़तेह अली खां हैं, अच्छा, सूफ़ी कव्वाली हैं, वारसी ब्रदर हैं, ये साबरी ब्रदर चीज़ें हैं। आपको जहाँ ये मेरे को सुनते हैं। इंस्पायर मतलब, और वो म्यूज़िक जो है मतलब वो कव्वाली मैं इसलिए सुनता हूँ कि उसमें एक फोक, एक फ्रीडम है, एक स्पॉन्टेनिटी है। आवाज़ गले से निकली कि नहीं, ज़्यादा निकली कि नहीं निकली, ऐसे वो परवाह नहीं करते हैं, इतना फ्रीली होके गाते हैं। हम्म। आवाज़ कर्कश है, एक बहुत पतली सी आवाज़ में निकालते हैं, कुछ मोटी आवाज़ में निकालते हैं, मतलब पूरी उसकी एक आवाज़ में वैरायटी होती है, वो बहुत स्पॉन्टेनियस। तो और आपको कोई पर्टिकुलर टाइम पेंटिंग का पसंद है? कई लोग रात को काम करना पसंद मैं करते हैं, कई मैं लोग रात को मॉर्निंग, ज़्यादातर साढ़े रात को, पाँच बजे या 5 बजे शुरू करता हूँ। शाम को, शाम को, मेरे को शाम को ही काम करना पसंद है। फिर देर रात तक देर करते हैं? रात तक चलता रहता है। मॉर्निंग में नहीं करते होंगे? मॉर्निंग में नहीं करता मैं, मॉर्निंग में को क्योंकि शुरू। रामकुमार को तो मैंने देखा था कि वो अक्सर सुबह रोज मॉर्निंग में जरूर काम करते थे, हम्म। लेकिन शायद आपका स्कूल वगैरह का भी शेड्यूल रहता है हाँ, तो स्कूल का शेड्यूल रहता है तो मैं तो वो टाइम नहीं है। कॉलेज टाइम में से भी मैं रात में ज़्यादा काम करता था। कॉलेज में मैं क्या करता था कि अपना बैग रख दिया स्टूडियो में अपने और घूमने निकल गया, गैलरी देखी, म्यूज़ियम देखे, और शाम को आकर पेंटिंग शुरू कर दी। रात को मेरे को अलाउड था पेंटिंग करना कॉलेज में। अच्छा, वहाँ जाके? हाँ, कॉलेज में। अच्छा अच्छा। तो आपको ये दिल्ली का गैलरी सिस्टम, यहाँ की दुनिया, जब आप आ गए मतलब जिसे कहते हैं कि टीचिंग करने लगे और आपका प्रोफेशन हो गया आर्ट, तो आपको क्या लगा अंदर? चूँकि मैंने देखा कि पहले तो गैलरियों का बिहेवियर और माहौल दूसरा था, लेकिन जब आप जिस दुनिया में आप सक्रिय हुए यानी 90s में, हम्म तब तक कई गैलरियाँ और जो जैसे वडेर आर्ट गैलरी आ गई थी, सीसीए थी, पर उससे पहले तो धूमीमल गैलरी ही यहाँ पर, या कुंवार गैलरी थी। लेकिन आप उस स्टेज को तो ज़्यादा देख नहीं पाए होंगे जो अर्ली स्टेज होती है 80s वाली, क्योंकि इन दिनों तो आप छोटे ही थे, अभी बिल्कुल स्टूडेंट थे। बिल्कुल। तो आपने कला की दुनिया की गैलरियों के क्या, आपको उस दुनिया में गए तो कैसा लगा आपको क्या? हम्म, जब
मैंने जैसे मैंने बताया कॉलेज आफ्टर आर्ट में पढ़ रहा था, मेरे को धुईमल से मेरे को प्राइज़ मिल गया था। तो धुईमल, एक रिश्ता बन गया हाँ, एक रिश्ता बन गया उनसे। और 94 में उन्होंने मेरा सोलो किया, मतलब कॉलेज के निकलने के तुरंत बाद। अच्छा, पहला शो आपका उन्होंने किया? हाँ, पहला शो नहीं, दूसरा शो था। अच्छा मैंने कॉलेज टाइम में एक सोलो शो किया था, LTC आर्ट गैलरी हुआ करती थी, अच्छा अच्छा। रामेश सिद्धेश्वर दयाल साहब की। हम्म। उसमें मेरा पहला शो था, जो मंडी हाउस में, मंडी हाउस में था, कमानी ऑडिटोरियम के बराबर में। उसमें मेरा पहला शो था। उसके बाद फिर धुईमल ने, तब आप स्टूडेंट थे? लेकिन तब मैं स्टूडेंट था, और कॉलेज से निकलने के तुरंत बाद धुईमल ने मेरा शो किया, तो एक रिश्ता तो गैलरी से मेरा बन गया था। और जो दूसरी गैलरी थी जैसे वडेरा और CCA, ये सब बिल्कुल नई गैलरी थी तब। उनके सामने, धुईमल के सामने कुछ भी नहीं थी। धुईमल वडेरा साहब हमारे, जब मैं 3rd में पढ़ता था तो कॉलेज में आए थे स्टूडेंट्स की पेंटिंग लेने के लिए। हम लोगों ने मना कर दिया। अच्छा। और नई गैलरी यार छोड़। नई गैलरी अभी छोड़। हाँ। हाँ, तो आपका रवि जैन से तो संपर्क कभी नहीं रहा होगा? रवि जैन साहब से कभी नहीं मिल पाया। तो उमा जी ही आपको एक तरह से डायरेक्ट हाँ जी, संपर्क में रहा होगा? उनके पिताजी बैठते थे, महेंद्र जैन, वो बैठते थे। और फिर महेंद्र जैन या क्या मेहता साहब, हाँ, वो बैठते थे, और उमा जी बैठती थी। उदय बहुत छोटा था बिल्कुल, स्कूल जाता था, 2री-3री क्लास में होगा। तो आपने मतलब एक तरह से आपका प्रारंभिक जो बड़ा शो तो धुईमल ने किया। और फिर आपको लगता है कि कला बाजार ने कलाकार को जब पैसा दिलाया बहुत, तो अच्छी बात है, पैसा आने से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बहुत पैसा आ जाने से क्या कला की कुछ खराबी शुरू होती है, बहुत अच्छाई शुरू हो जाती है? आपको क्या लगता है? हाँ, देखो, पैसा, मुझे तो लगता है कि पेंटिंग हमारी एक यज्ञ है। यज्ञ जैसा मेरे को लगता है कि पेंटिंग मेरे लिए एक यज्ञ है, और यज्ञ के बाद एक प्रसाद बढ़ता है। वो प्रसाद ही पेंटिंग की कीमत है। ऐसा नहीं कि आप झपट्टा मारोगे उसके अंदर, भाई मुझे ज़्यादा चाहिए, जितना मिल जाए उसको संतुष्टि करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, अब अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपके पास कितना भी आ जाए, आपको पेंटिंग के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप झपटने की कोशिश करते हो तो फिर वो आपको पेंटिंग के अंदर नुकसान करेगा। अच्छा, ये तो बढ़िया आपका फार्मूला है। हाँ, और प्रसाद मिल जाए ज़्यादा से कोई बुरा नहीं है। बुरा नहीं है, लेकिन आप झपटने की कोशिश करो तो फिर आपकी पेंटिंग के ऊपर वो असर करेगा। फिर आप यज्ञ मतलब प्रसाद के लिए ही यज्ञ कर रहे हो। उल्टा सिस्टम चलेगा फिर। और अभी भी मुझे लगता है जितना पैसा आर्टिस्ट को मिलना चाहिए था उतना नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका कई गुना पैसा आर्टिस्ट को मिलना चाहिए था। अच्छा। अभी इंडियन आर्ट मार्केट अभी बहुत डाउन है। डाउन मतलब उतना ग्रो नहीं किया जितना होना चाहिए। अब हर के घर में पेंटिंग हम नहीं देखते हैं, सिर्फ कुछ मुश्किल से 0.5% लोग होंगे या उससे भी कम जिनके घरों में पेंटिंग्स हैं। अगर पेंटिंग सबके घरों में लगने लगे तब जो आर्टिस्ट को मिलेगा वो उसका सही हकदार है। यानी आपको मतलब ये है कि अभी भी अचीव नहीं किया गया है अभी इंडिया में, हाँ, आर्ट उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन ये है कि कई बार होता है कि गैलरीज मतलब किसी भी चीज़ के दाम इतने, जैसे अब मुझे देखा कि कॉलेज के कई स्टूडेंट थे जिन्होंने कॉलेज डेज में ही अपनी पेंटिंग के दाम बहुत रख लिए, क्योंकि उन्होंने बाज़ार के दाम देखे। तो अब वो कुछ लोगों को शौक भी लगा जब मार्केट गिर गई। तो आपको क्या लगता है कि वो कॉलेज डेज में ही इतने प्राइस रख देने चाहिए? तो प्राइस रखना तो एक पर्सनल चीज़ है उनकी। वो कोई जिसकी पेंटिंग है वो प्राइस कितना भी रख सकता है, उसकी पर्सनल बात है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, पर आप इतना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के में आपने काफ़ी मतलब काफ़ी योग्यता हासिल की है, नाम भी हुआ है, आपकी पेंटिंग बिकती भी हैं, बाहर भी शो हुए हैं आपके, लेकिन आप कभी विदेश जाकर आपने असली काम, मूल काम देखने का मन नहीं हुआ? क्योंकि मेरे को क्या है, सबसे अच्छी जगह जो मेरे को दुनिया में लगती है वो मेरा स्टूडियो है। सच में बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छी जगह है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, मैं अपने स्टूडियो से सिर्फ मैं आर्ट कैंप के लिए निकलता हूँ
और किसी बात के लिए मैं बाहर नहीं निकलता दिल्ली से। तो आर्ट कैंप का अनुभव आपको कैसा लगता है? आप दूसरों के सामने काम करते हुए कोई दिक्कत नहीं है आपको? कई लोगों को होती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जैसे स्टूडियो में काम करता हूँ, थोड़ा सा कमी तो लगती है, लेकिन स्टूडियो में थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा जो हमने रटा हुआ काम होता है ज़्यादातर वही हो पाता है। एक नया कुछ करना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर अटक गए तो वो उसमें टाइम लिमिट होती है, भाई इतने टाइम में करना ही है, और अटक गए तो फिर अटक गए फिर पेंटिंग नहीं बनती। तो यानी कि आप कैंप कल्चर आपको सूट करती है, कोई ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने देखा है कुछ कलाकार तो बिल्कुल कमरे में बैठ के काम करते हैं कैंप में। उनको लगता है कि जैसे उनकी रचनात्मकता पे बाधा आएगी। ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है। मैं तो मतलब पेंटिंग करना मेरे लिए बहुत सिंपल, इतना कलर से मेरी दोस्ती है, फॉर्म से मेरी पहचान है, तो मेरे को कोई इतनी दिक्कत नहीं आती पेंटिंग करने में। मेरे लिए बहुत सहज है, पेंटिंग कहीं भी मैं कर सकता हूँ। आपको अपने समकालीन कलाकारों में, कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में कौन से कलाकार आपको अपने मतलब बहुत अच्छे नाम ही लगे लेकिन अपने नज़दीक लगने या जिनके काम को देखने की इच्छा होती है, ऐसे कौन से कुछ कलाकार हैं? हाँ, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, वो लोग किशोर सिंधे हैं, मुझे उनका काम पसंद है, और खुद भी वो अच्छा काम करते हैं, मेरे काम पसंद करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। और हर्षवर्धन है स्वामीनाथन सिंगरड़ के, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। हिरन्ना है, जिया हिरन्ना, काफ़ी मेरे साथ के लोग हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको मतलब अब सीनियर जो आपने नाम तो बताई कुछ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो कुछ पुराने सीनियर आर्टिस्ट नए ढंग से आपको उनका काम अट्रैक्ट करता है। ऐसा भी कोई कलाकार है जो शुरू में तो आपने बताया कि आप इन कलाकारों से प्रभावित थे, गायतोंडे या कुलकर्णी वगैरह से, तो आज मतलब जबकि आप खुद एक मैच्योर आर्टिस्ट हैं, तो आपको कुछ और किसी आर्टिस्ट को रीडिस्कवर किया आपने पुराने, कि जिसको देख के आपको लगा कि मैंने पहले उसके आर्ट की मतलब दुनिया को जाना नहीं था? कभी कभी ऐसा महसूस होता है आदमी को, आपको ऐसा हुआ कभी? असल में मेरे को ध्यान नहीं है अभी, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ लगा नहीं है। तो आपने जैसे परिवार में आपने बच्चों को शायद आपके बेटा तो आर्ट्स कॉलेज में ही पढ़ता है? हाँ, मेरे दोनों बेटे अब जॉब कर रहे हैं, उन्होंने अप्लाइड आर्ट से किया हुआ है। अच्छा, डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा, वो मतलब फाइन आर्ट में नहीं गए? फाइन आर्ट की ही एक फील्ड है अप्लाइड आर्ट, उसमें डिज़ाइनिंग होती है, मतलब ये एडवर्टाइजिंग वगैरह, वो पेंटिंग, उसमें जो एलिमेंट है वो पेंटिंग वाली एलिमेंट होते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट का फ़र्क है। उसमें कॉन्सेप्ट उनका अपना नहीं होता, वो किसी दूसरे का होता है। हमारे इसमें पेंटिंग में कॉन्सेप्ट हमारा होता है और सारा कुछ हमारा ही होता है। उसमें आधा हिस्सा आर्टिस्ट का होता है और आधा हिस्सा किसी और का होता है। आपने अपनी जैसे ट्रेडिशन जैसे है वाणिज्य इंडियन मिनिएचर है जैसे, इस तरह की चीज़ों को देख के कभी आपने कुछ सीखा अपनी आर्ट में? हाँ, मैंने काफ़ी सारे उनकी मिनिएचर पेंटिंग की कॉपी भी की ताकि सीखने के लिए कि सीख जाए इनकी। कौन सी मिनिएचर पेंटिंग थी वो? कांगड़ा है, बूंदी है, कई पेंटिंग तरह की शैली मैंने कॉपी की। मतलब ये स्टूडेंट एज में? स्टूडेंट एज में, उसके बाद नहीं। सीखने में यही मिला मेरे को कि भाई इनकी जो फॉर्म्स हैं वो काफ़ी प्रॉपर हैं, कोई मिस्ट्री वाली बात नहीं दिखाई पड़ती, मतलब सब चीज़ें एक बिल्कुल क्लियर। अगर उन्होंने कोई चीज़ बनाई है तो बिल्कुल साफ़ सुथरी बनाई है, छिपाव वगैरह कुछ नहीं, क्लियर दिखता है एकदम, जो कुछ बना हुआ साफ दिखता है। लेकिन मेरी पेंटिंग्स में चीज़ें मिस्ट्रिकल हैं, उसमें आधा हिस्सा आपको दिखाई पड़ता है, आधा मिस्ट्री रहता है। मिनिएचर में ऐसा नहीं है, मिनिएचर में जो है वो सामने ही है। तो आपको ये मिस्ट्री ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? मिस्ट्री ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मेरे को। तो आपको लगता है कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन में भी चित्र भाषाएं जो हैं समय समय पर बदलती रहती हैं, ये नहीं है कि इसमें आप एक ही दुनिया को खोज रहे हैं? हाँ, जो बदलना तो ज़रूरी पड़ेगा ही, बदलेगा नहीं तो फिर हम रुक ही जाएंगे वहीं पर। रोज़ चेंज, कई बार तो कॉन्सेप्ट खुद के ही चेंज हो जाते हैं। रफली आप अपने सारे जो पेंटिंग बनाते हैं उनके रिकॉर्ड्स रखते हैं? जैसे कई लोग, एक ज़माने में मैंने सुना था कि बेंद्रे के बारे में कि वो अपनी उन दिनों तो ये सब सुविधाएं नहीं होती थी, लेकिन कि फोटोग्राफ कर लो या
तो वो क्या करते थे कि छोटा सा स्केच बना लेते थे अच्छा। पेंटिंग का और वो एक तरह से उनका रिकॉर्ड रहता था। हम्म। आज तो खैर डिजिटली बहुत डिजिटली होता पॉसिबल है, हाँ है, जी। अब तो आपका बेटा भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप अपनी सारी पेंटिंग का रिकॉर्ड भी रखते हैं या कि बस बनाया और बेच दिया या चली गई तो? नहीं, रिकॉर्ड तो होता है, सब पेंटिंग का रिकॉर्ड होता है, सारी डिजिटलाइज हैं, प्रिंट भी होते हैं। अच्छा। हाँ, रिकॉर्ड्स पूरा पेंटिंग का होता है। एवरेज आपका एक साल में कितनी पेंटिंग बना लेते हैं आप, एवरेज, ऑन एन हाँ, एवरेज? एक साल में तकरीबन 35 से 40 कैनवास, छोटे बड़े? छोटे बड़े मिलाकर। और फिर इतने, और 100 200 या 500 तक पेपर वर्क। हम्म। अच्छा, वो पेपर रेगुलर करते हैं? हाँ, वो रेगुलर चलता है मेरा। और वाटर कलर वगैरह भी सब मिक्स उसमें, बनाते हाँ, हैं? ड्राइंग में और वो सब कंटिन्यू काम चलता अच्छा रहता खासा है। मतलब प्रोडक्शन आपका रहता है। हाँ जी। तो आपके अभी और सपने क्या हैं, कुछ हैं सपने, या अपने स्टूडियो के सपनों में ही आप खो जाना चाहते हैं? बस मेरा स्टूडियो का ही सपना है कि मेरा एक बहुत, मैंने सोचा था कि एक दिल्ली के आसपास ना एक दाल मिल खरीदी जाए। दाल दाल की जो मिल जहाँ पे दाल साफ होती है और उसकी पिसाई और ये होती है, वहाँ पर अपना एक स्टूडियो बनाया जाए, ताकि और बड़े बड़े या और एक साथ कई सारे काम किए जा सकें। अभी थोड़ा लिमिटेड मेरे को दिखता है कि स्कल्पचर करने के लिए कहीं और जाओ, और ड्राइंग करनी हो तो फिर जगह साफ़ करो, ये रहता है। एक बड़ी जगह मिल जाए मेरे को। अब तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप एक बड़ी जगह में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अभी जैसे मुश्किल, फार्म हाउस वगैरह कोई बना के उसमें खूब स्पेस में काम कर सकते फिर हैं। बाहर जाना पड़ेगा, अभी दिल्ली में मुश्किल है। तो आपको जैसे स्कल्पचर वगैरह में भी दिलचस्पी रही है? हाँ जी, तो आपने बनाए भी हैं स्कल्पचर? स्कल्पचर भी मैंने बनाए हैं। स्कल्पचर अब 3D है, मतलब मैं अपनी ही फॉर्म्स को 3D में देखने की मेरी इच्छा रहती है। ये 3D में कैसे लगेगा, हम सामने से देखते हैं इसको, पीछे से कैसे दिखेंगे वो, तो इसलिए मेरे को स्कल्पचर भी बनाने पड़ते हैं। तो वो जो स्कल्पचर बनाते हैं वो आप मतलब खुद बनाते हैं या असिस्टेंट वगैरह की असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है मेरे को। तो आप मतलब उसमें कंसेप्ट पे काम करते रहते हैं और कॉन्सेप्ट भी बनाता हूँ उनकी, और साथ में मिलके काम करते हैं। तो क्या आपका माध्यम क्या रहता है? फाइबर में काम करता हूँ ज़्यादातर काम ज़्यादातर फाइबर में। फाइबर एक मॉडर्न मीडियम है, कंटेम्प्रेरी मीडियम है, उसमें काम आपने लेकिन करना। अभी कोई स्कल्पचर का शो तो नहीं किया? शो नहीं किया, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत बाद में शुरू किया है स्कल्पचर। शो मैं कब से करूँगा, शुरू किए हैं? मेरे को 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो मैं अभी शो शो प्लान नहीं शो किया? प्लान नहीं किया। और वो काम लेकिन मार्केट को अपने ऑफर किए? नहीं, मैं ऑफर भी वो नहीं भी किया। अच्छा, ये एक तरह से आपका अभी निजी प्रयोग चल रहा है। प्रयोग, अपना निजी प्रयोग। तो उसमें आपको मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। क्रिएटिविटी आपको एक लग एक रहा है? एक्सटेंशन है, एक आर्टिस्ट का मतलब अगर वो दूसरी उस विधा में काम करता है, मतलब वो उसका एक्सटेंशन है, मेरा ही एक्सटेंशन। हाँ, जाहिर है। हाँ, लेकिन प्रिंट मेकिंग में भी किया आपने कभी कुछ? प्रिंट मेकिंग में मैं कर नहीं पाया। वो ज़्यादा आपको नहीं प्रिंट मेकिंग में नहीं कर पाया, क्योंकि वो पेंटिंग से काफ़ी, जैसे जय जोटिया वगैरह तो ये प्रिंट हाँ, इन लोगों मेकिंग ने का, पेंटिंग में काम किया, प्रिंटिंग में भी काम किया, मैं नहीं कर पाया प्रिंटिंग में कभी। कभी लगा ही नहीं प्रिंटिंग में काम करने का। नहीं, अच्छा है इमरान जी, आपने बहुत हाँ। इंटरेस्टिंग बातें कही। आपकी इस कई कई बातें तो मुझे भी नई मालूम पड़ी, और समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू।